वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप लोग सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखो, हमने पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 11 समरूपता यानी कि सिमिलरिटी पढ़ी थी। ठीक है, मैंने इसका बेसिक पढ़ा दिया था आपको, और मैंने आपको इसकी प्रश्नावली थी 11.1 वो भी कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2, और इसमें पढ़ लेंगे एक महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय, और उसका दूसरा नाम होता है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी अब एक्सरसाइज है 11.2 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रमेय और ज़्यादातर क्वेश्चन है इसी प्रमेय से आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, प्रमेय है आपकी 11.1। ये प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय आपकी इसको बोलते हैं, इसका नाम है एक आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, और इसका दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, आपकी प्रमेय 11.1 किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, त्रिभुज 3 भुजा होती हैं, किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये आपकी प्रमेय, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। देखिए, इसको हम सिद्ध करेंगे कि ये प्रमेय सत्य है असत्य है। ठीक है, देखिए, एक त्रिभुज बनाते हैं। तो लिया हमने ABC। ठीक है, इसमें क्या है? BC भुजा की समांतर रेखा है, इसको लेते हैं हम DE। ठीक है, त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, इस भुजा की समांतर रेखा खींची गई है। ये जो समांतर रेखा होगी वो क्या करेगी? शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD अनुपात DB बराबर किसके होगा? AD अनुपात EC के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर किसके? BC के। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो भुजा होगी DE वो शेष दो भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो AD अनुपात किसके? DB के बराबर होगा किसके? AE अनुपात EC। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें रचना करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। रचना में क्या किया हमने? B को E से मिलाया है, ठीक है, और C को D से मिलाया है, और क्या किया है? AB भुजा पर E से एक लंब डाला है, 90 डिग्री कोण बनाया यहाँ पे EF, और AC पे लंब डाला है बिंदु D से G, कौन सा? DG। ठीक है, हमने रचना में क्या किया है वो लिख लेते हैं। बिंदु B को E से और बिंदु C को D से मिलाया है, और क्या किया हमने? EF लंब डाला किस पर? EF लंब डाला है AB पर, और क्या किया है? और DG लंब डाला है किस पर? AC पर। ठीक है, इतना हमने इसमें किया है। तो इसको प्रूव करते हैं, उत्पत्ति लेते हैं।
देखिए EF लंब किस पर है, AB पर, ठीक है। EF लंब है AB पर, ये जो लंब होगा वो क्या होगा, ये त्रिभुज है ADE, ये इसकी ऊंचाई होगी, और त्रिभुज DBE इसकी भी होगी ऊंचाई होगी। देखिए कोई त्रिभुज होता है, देखिए त्रिभुज है, ठीक है, हमें इसकी ऊंचाई देखनी है। तो ऊंचाई कैसे होगी, ऊंचाई होती है कि आधार पर सबसे लंबवत, सबसे ऊंची लंबवत जो ऊंचाई होती है, दूरी होती है, वो कहलाती है, उसकी ऊंचाई कहलाती है उस त्रिभुज की, ठीक है। तो आधार ये है, इस त्रिभुज का हम लेते हैं, ये आधार है, तो इस पर लंबवत ऊंचाई लेंगे किससे, शीर्ष से काट डालेंगे लंब आधार पर। देखिए शीर्ष पे लंब डालेंगे तो यहाँ पर लंब डलेगा नहीं, 90 डिग्री कोण बनेगा नहीं, ठीक है। तो इससे भारी होगी इसकी ऊंचाई। तो इसको आगे बढ़ाइए थोड़ा, और यहाँ से इस शीर्ष से इस पर लंब डालिए, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है ABC, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी AE, ठीक है। तो ऊंचाई क्या होती है त्रिभुज की, ऊंचाई होती है कि आधार पर लंबवत सबसे ऊंची जो दूरी होती है वो कहलाती है उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ये उस त्रिभुज के अंदर भी हो सकती है, वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है। क्या लेनी है, लंबवत लेनी है आधार पर, और क्या होनी चाहिए, सबसे ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही देखिए, ये जो त्रिभुज है ADE, देखिए इसका आधार है AD, और इसकी जो लंब है इस पर FE, वो क्या इस पर लंबवत है, तो क्या हो गया FE इसकी ऊंचाई होगी इस त्रिभुज की ADE की। इसी प्रकार देखिए आपका दूसरा त्रिभुज है BDE, ठीक है। तो हमें इसकी ऊंचाई लेनी है, वो क्या होनी चाहिए, इसका आधार है BD, इस पर लंबवत होना चाहिए। तो किसी शीर्ष से डाल के देखिए इस पर लंब नहीं बन रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, EF होगी। देखिए AB लंब किस पर है, EF पे, और BD भी क्या है, इसका एक पार्ट है AB का, ठीक है। तो इसको हमने आगे बढ़ाया इसी तरीके से, तो EF क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज BDE की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो EF लंब है किस पर, AB पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE की ऊंचाई EF होगी, EF है, ठीक है। तो त्रिभुज AD और BD की ऊंचाई क्या है, EF है, ये हमें इतना पता है, ठीक है। आप देखिए ये त्रिभुज है ADE, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सभी को पता होगा, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये जो त्रिभुज है ADE इस त्रिभुज की आधार क्या है, AD माना हमने, आधार है इसका AD, और इसकी ऊंचाई क्या है, EF, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। अब देखिए अब निकालेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये त्रिभुज है BD, इसका आधार क्या है, इसका आधार है BD, और इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई भी क्या है, EF ही है, ठीक है। ये मैं आपको बता दिया है कि त्रिभुज BD की ऊंचाई क्या है, F ही है, EF है, ठीक है। तो ये त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। तो देखिए इनका जो क्षेत्रफल होगा, देखिए इसका क्षेत्रफल AD का 1/2 AD इंटू EF, और इसका है 1/2 BD इंटू EF। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों बट्टे में हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, AD इंटू EF और BD इंटू EF, दोनों का क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, इसका और इसका। EF से EF कैंसिल, तो क्या बचेगा, AD अपॉन BD। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से क्या निकले आया, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बट्टे BD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, AD अनुपात BD हो गया, ठीक है।
एक रिजल्ट ध्यान से निकल आया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसी प्रकार एक त्रिभुज है ADE, एक त्रिभुज ये लेते हैं और दूसरा त्रिभुज लेते हैं कौन सा, BEC। ठीक है, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी इसका आधार है इस त्रिभुज AD का। अब AD का आधार हो गया, AE हमने आधार लिया है, और इस त्रिभुज BEC का आधार लिया है हमने, EC लिया है। ठीक है, तो इनकी लंबवत ऊंचाई देखिए इसकी क्या होगी। देखिए ये जो त्रिभुज है BEC, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस पर लंब, इसकी ऊंचाई हो जाएगी क्या, DG हो जाएगी। ठीक है, और ये त्रिभुज है ADE, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, GD हो जाएगी। इसी प्रकार जो हमने पहले त्रिभुज लिए थे। इसी प्रकार DG लंब किस पर है, AC पर। तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज कौन सा, BEC की ऊंचाई क्या होगी, DG है। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। ऐसे हमने यहां पर निकाला था, इसी प्रकार निकालेंगे दोनों का रेशियो। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में किसका, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार। आधार क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, ADE का, AE ऊंचाई क्या हमने मानी है, GD मानी है। ठीक है, इस पर लंब है, बट्टे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है इस त्रिभुज का, EC, इंटू इसकी ऊंचाई। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, इस पर लंब होगी, तो इसकी ऊंचाई मिलेगी यहाँ पे DG पर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, DG। और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल कितना बचेगा, AE अनुपात AE बट्टे EC। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये त्रिभुज है BDE और त्रिभुज BEC, वो क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। और देखिए ये क्या, एक ही आधार है इनका, D इनका आधार है, DEB और DEC। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, और उनका आधार क्या है, सेम है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चूंकि त्रिभुज BEC, BED और त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज BED का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज BEC के क्षेत्रफल के। दोनों का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। ठीक है, तो यहां से आ गया त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इनका कर देते हैं उल्टा, एक अनुपात त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर एक, इनका उल्टा कर दिया है मैंने, क्या है, इनका उल्टा कर दिया है त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। ठीक है, इनका प्रतिलोम किया है, प्रतिलोम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर अब क्या करेंगे, दोनों साइड त्रिभुज के ADE का क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। इस साइड में क्या कर देंगे, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे ऊपर, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल। क्या किया हमने, त्रिभुज AD का
गुणा किया है, क्षेत्रफल का क्या कर दिया है, गुणा कर दिया दोनों साइड करने पर। ओके, आपको तो समझ में आ गया। अब देखिए इनका अनुपात रखिए, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ से एडी अनुपात बीडी, एडी अनुपात बीडी है। और देखिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल कितना है, एई अनुपात है ईसी के। ये यहां से निकल के आ गया एडी अनुपात बीडी और एई अनुपात एसी। हमें क्या प्रूफ करना था, देखिए हमें प्रूफ करना था एडी अनुपात डीबी, ठीक है, और देखिए एई अनुपात ईसी सेम है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रमेय थी थेल्स प्रमेय वो प्रूफ हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा वो क्या होगी, वो दो शेष दो भुजाओं त्रिभुज की दो भुजा होंगी, उनको क्या करेगी, सेम अनुपात में यानी कि समान अनुपात में क्या करती है, बांटती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो एडी अनुपात डीबी बराबर किसके होगा, एई अनुपात इसी के, ठीक है। आपकी ये प्रमेय क्या हो गई है, सॉल्व हो गई, सिद्ध हो गई है, ठीक है। आपको तो समझ में आ गया होगा। देखिए मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। ये आपकी प्रमेय थी, हमें क्या प्रूफ करना था, एडी अनुपात बीडी और एई अनुपात ईसी, ठीक है। मैंने क्या किया है, बी को सी डी को और ई एफ लम्ब डाला है ए बी पर और डी जी लम्ब डाला है ए सी पर, ठीक है। मैंने इसमें दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, और इन दो त्रिभुजों की जो ऊंचाई होगी, लंबवत ऊंचाई क्या होगी, ई एफ, और इसी त्रिभुज क्या होगी, ई एफ होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का त्रिभुज का एरिया निकाला है, 1/2 आधारगण ऊंचाई, ठीक है। आधार क्या है इसका ए डी, इस त्रिभुज का है डी बी, तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, एडी अनुपात बीडी। इसी प्रकार हमने दो त्रिभुज लिए थे, एडीई और त्रिभुज बी डी, इनका भी अनुपात निकाला था। इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, डीजी हो जाएगी इसकी एडी की, और इस त्रिभुज बीईसी की ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, डीजी हो जाएगी, ठीक है। इनका भी अनुपात निकाला, क्या आया, एई अनुपात ईसी आया। और हमने क्या किया है, हमें पता होता है कि दो समांतर भुजाओं के बीच में ये क्या दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये त्रिभुज बीडीई और बीईसी, ठीक है। उनका आधार भी क्या सेम है, डीई है, ठीक है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा इन दो त्रिभुजों का वो क्या होगा, सेम होगा। तो इनका क्षेत्रफल कर दिया हमने बराबर बीडी का और बीईसी का, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इनका उल्टा कर दिया, बट्टी में आ गई दोनों, और हमने क्या किया, दोनों साइड क्या किया, इनके ऊपर त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल का गुणा कर दिया है, ठीक है। तो इनका जो अनुपात है वो रख दीजिए, यहाँ से इसका अनुपात आ गया एडी अनुपात बीडी, ठीक है। और समीकरण 2 से देखिए तो एडी का क्षेत्रफल और तो बीसी का क्षेत्रफल कितना आया है, एई अनुपात ईसी, ठीक है। तो यहाँ से एडी अनुपात बीडी और एई अनुपात ईसी ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपकी जो प्रमेय है वो सॉल्व हो गई है, ये आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रमेय, और इसी के ऊपर क्या आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रमेय के ऊपर एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है, ठीक है, आपको नोट में देखना है। ये भी क्या प्रमेय है, ये क्या एक उप प्रमेय है। उप प्रमेय किसकी है, ये उप प्रमेय है थेल्स प्रमेय की, यानी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय की उप प्रमेय है, ठीक है। इसमें क्या है, ये उप प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में क्या है, एक भुजा उसके समांतर यानी बीसी समांतर डीई के, ठीक है। और ये जो भुजा है डीई वो क्या करती है, ए बी को डी पर काटती है और ए सी को किस पर, ई पे काटती है, ठीक है। ये जो उसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ए डी अनुपात क्या होगा, ए बी होगा, और ए ई अनुपात क्या होगा, ए सी होगा। इसी प्रकार बी डी अनुपात क्या होगा, ए बी के होगा, और ई सी अनुपात होगा ए सी के, ठीक है। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ये जो रिजल्ट आता है वो इसी प्रमेय से आता है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर है बी सी के, बिंदु ई रेखा AC को और बिंदु D रेखा AB को इस प्रकार विभाजित करते हैं। ये जो बिंदु हैं E और D, E और D वो किस प्रकार विभाजित करते हैं, पहला रिजल्ट आता है कि एडी अनुपात किसके, इस टोटल भुजा ए बी के बराबर होगा किसके, ऐसे ही एई अनुपात किसके, ए सी के, ठीक है। और दूसरा रिजल्ट आता है, हमने क्या लिया था, एडी लिया था, अब लेते हैं बीडी, बीडी अनुपात
किसके टोटल भुजा ए बी बराबर होगा किसके ई सी अनुपात किसके इस टोटल भुजा ई सी के। ठीक है, ये जो रिजल्ट आता है वो इसी प्रमेय से आता है, थेल्स प्रमेय से आता है। ठीक है, वो क्या कहती है कि किसी त्रिभुज एबीसी में डीई एक भुजा क्या है दूसरी भुजा के समांतर है। ठीक है, वो बिंदु डी और ई पे क्या करती है ए बी को और ए सी को काटती हैं। इस पर काटती हैं कि ए डी अनुपात किसके ए बी के और बराबर किसके होगा ए ई अनुपात किसके टोटल भुजा ए सी के। और दूसरा रिजल्ट भी क्या आता है कि डी बी अनुपात किसके हो जाएगा ए है ए बी है। ठीक है, बी डी अनुपात किसके ए बी के और ई सी अनुपात किसके ए सी के। ठीक है, और आपकी जो थेल्स प्रमेय थी वो क्या कहती है कि किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं के क्या करेगी समान अनुपात में मदद करेगी, यानी कि ए डी अनुपात बी डी और ए ई अनुपात ई सी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये उप प्रमेय है इसी थेल्स प्रमेय के। ठीक है, तो आपको ये प्रमेय समझ में आ गया होगी थेल्स प्रमेय, तो इसको नोट कीजिए। इसके अपोजिट एक प्रमेय उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए अब पढ़ेंगे आपके प्रमेय 11.2। ये जो प्रमेय है 11.2 वो क्या है थेल्स प्रमेय का विलोम है, अपोजिट है। थेल्स प्रमेय की विलोम उसका जस्ट अपोजिट है ये जो प्रमेय है। ठीक है, तो ये प्रमेय कहती है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात इस प्रकार बांटती है विभाजित करती है कि यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, समांतर होती है। देखिए ये प्रमेय जस्ट अपोजिट है। आपकी जो थेल्स प्रमेय थी वो कहती थी किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा वो क्या होगी शेष दो भुजाओं के त्रिभुजों के को समानुपात में विभाजित करती है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कोई रेखा है वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करिए समान अनुपात में इस प्रकार विभाजित करती है कि ये रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी समांतर होती है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है, तो इसको हमें सिद्ध करना है कि ये प्रमेय सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसको सिद्ध करते हैं। त्रिभुज लेते हैं एबीसी, देखिए एक रेखा ली है हमने बीसी के समांतर एल रेखा ली है, वो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटती है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है, तो लिख ले दिया है एक रेखा एल त्रिभुज एबीसी में एक रेखा एल त्रिभुज की दो भुजाओं ए बी व ए सी को ई व डी पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अनुपात बी डी बराबर ए ई अनुपात किसके ई सी के। इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, कोई रेखा एल है, ठीक है, वो क्या करती है ए बी और ए सी को डी और ई पे काटती है, इस पर काटती है कि ए डी अनुपात बी डी और ए ई अनुपात ई सी, इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, आपकी जो थेल्स प्रमेय थी हमें इसमें ये प्रूफ करना था, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है रेखा एल समांतर है किसके बीसी के। ठीक है, अर्थात एल क्या है ये रेखा है वो क्या है डीई है समांतर किसके बीसी के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है,
तो इसको प्रूव करते हैं। देखिए ये जो DE है वो BC के समांतर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं ये जो रेखा है DE जो L है वो क्या है, BC के समांतर नहीं है। ठीक है, तो इसके एक समांतर रेखा खींचे हैं। मान लेते हैं कि एक समांतर रेखा है जो बिंदु D से होकर निकलती है। ठीक है, EF। ठीक है, EF हमने रेखा खींची है, वो क्या है, बिंदु D से होकर गुजरती है। वो DF क्या है, BC के समांतर है। मान लीजिए कि रेखा L BC के समांतर नहीं है। एक रेखा है जो बिंदु D से गुजरते हुए खींचते हैं। गुजरते हुए इस प्रकार खींची है कि DF समांतर किसके, BC के। ये जो रेखा खींची है DF वो किसके समांतर है, BC के। ठीक है, ये हमने मान लिया है DF किसके समांतर है, BC के। तो क्या लगाएंगे इस त्रिभुज ABC में, आधारभूत प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि DF किसके समांतर है, BC के। तो आधारभूत प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी, AD अनुपात किसके हो जाएगा, AD अनुपात DB बराबर किसके होगा, AF। AF अनुपात होगा किसके, FC के, क्योंकि DF समांतर है BC के। ठीक है, DF किसके समांतर है, इसके BC के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD अनुपात DB और AF अनुपात FC किससे, आधारभूत प्रमेय से और या थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे, परंतु हमें दिया हुआ है, परंतु दिया है कि हमें क्या दिया हुआ है, AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात EC, ये हमें दिया हुआ है। तो समीकरण 1 व 2 से AD अनुपात DB है। देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए AD अनुपात DB किसके बराबर है, AF अनुपात FC। यहाँ पे देखिए AD अनुपात DB BD AE अनुपात EC के। ठीक है, AD इसके बराबर है और AD उसके बराबर, तो क्या आ जाएगा, AF बराबर FC, इसलिए AF बराबर FC बराबर किसको हो जाएगा, AE अनुपात EC के, इसके बराबर हो गया समीकरण 1 और 2 से। अब क्या करेंगे, इनमें दोनों साइड प्लस 1 जोड़ देते हैं, AF अनुपात FC प्लस 1 AE अनुपात EC प्लस 1, दोनों साइड दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया FC, तो AF प्लस FC इक्वल टू इसका आ गया एलसीएम EC, तो AE प्लस EC। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए AF प्लस FC कितना हो गया, टोटल AC हो गया, AC बटे FC। और देखिए AE प्लस EC कितना हो गया, AE प्लस EC कितना हो गया, टोटल AC हो गया बराबर EC। ठीक है, तो यहाँ से आ गया AC अनुपात FC बराबर किसके, AC अनुपात EC के। यहाँ पे AC यहाँ पे AC, तो हम कह सकते हैं FC बराबर EC। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आ गया इस समीकरण से, समीकरण 3 से FC बराबर क्या है, EC के, यहाँ से आ गया। ठीक है, FC बराबर EC। देखिए FC देखिए यहाँ पे जो FC है वो किसके बराबर है, EC के। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि FC बराबर EC हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता क्योंकि इनके बीच में क्या है, इतना गैप है। ये तभी संभव है कि FC बराबर EC हो, तब बिंदु F है वो बिंदु E पर आ जाए, यानी कि E और F क्या हो जाए, एक ही बिंदु हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि FC बराबर EC हो सकता है। यह
तभी संभव है जब बिंदु E व F एक ही बिंदु हों। ये तभी संभव हो सकता है कि ये जो बिंदु हैं E और F क्या हो जाए, एक ही बिंदु पर आ जाए, यानी कि एक ही जगह मिल जाए। ठीक है, इसलिए DF किसके समांतर, DF किसके बराबर हो जाएगी, DF बराबर हो जाएगी किसके, DE के। DF बराबर DE होगी और हमने यहाँ माना था ये जो रेखा है DF वो किसके समांतर, BC के। तो हम कह सकते हैं इसलिए क्या हो जाएगा कि ये जो रेखा है DE किसके समांतर हो जाएगी, समांतर हो जाएगी ये BC के। ठीक है, ये जो रेखा L है यानी DE है वो किसके समांतर हो जाएगी, BC के समांतर हो जाएगी। हमें यही प्रूफ करना था कि रेखा L यानी कि DE किसके समांतर हो जाएगी, BC के। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ये थी थेल्स प्रमेय की अपोजिट प्रमेय। तो ये प्रमेय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, तो इसको नोट कीजिए। आप करते हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। एक्सरसाइज 11.2 का पहला उदाहरण है, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के तथा AD अनुपात BD बराबर कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। यदि AC का मान दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है A का मान क्या होगा। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं ADE ABC त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज ABC हमें दे रखा है BC समांतर है किसके, DE के। ठीक है, और AD अनुपात BD दे रखा है 3:5 और AC का मान दे रखा है, इसका AC का मान दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर। तो A का मान ज्ञात किया, इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, हमें क्या है, त्रिभुज ABC में दिया है कि DE समांतर है किसके, BC के। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसमें, कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो क्या कहती है वो कि कोई रेखा है किसी एक भुजा के समांतर, तो वो क्या करेगी, दो भुजाओं को क्या करेगी, समानुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, तो AD अनुपात किसके हो जाएगा, DB के, और किसके अनुपात बराबर होगा, AE अनुपात किसके, EC के। ये होती है आपकी थेल्स प्रमेय। ओके, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AC का मान दे रखा है 5.6 और AD अनुपात DB का मान दे रखा है 3:5। हमें निकालना है किसका मान, AE का मान निकालना है, और हमें मान दे रखा है AC का मान दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, EC है। तो देखिए, तो EC क्या हो जाएगा, AC माइनस AE हो जाएगा। EC को लिख सकता हूँ मैं AC माइनस AE, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, AC का मान दे रखा है, हमें मान निकालना है AE का। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों वज्र गुणा कीजिए दोनों साइड, 3 इंटू AC माइनस AE बराबर 5 इंटू AE। क्या किया है, दोनों साइड वज्र गुणा किया है। ठीक है, तो 3AC माइनस 3AE और 5AE। AE को एक साइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 AE बराबर 3AC। ठीक है, मान किसका दिया हुआ है, हमें AC का मान दे रखा है, तो 8 AE 3 गुणा AC का मान दे रखा है 5.6। हमें मान निकालना AE का, तो 3 गुणा 5.6/8 आ जाएगा इस साइड। देखिए पॉइंट गया तो नीचे आ जाएगा 0। देखिए 8 से काटिए इसको 10 बार और 8 से 56 7 बार, तो कितना बचा 21/10 और 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2.1 किसमें, सेंटीमीटर में। किसका मान है, AE का मान। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल आपको क्या लगाना था इसमें, जो थेल्स प्रमेय वो लगानी थी, AD अनुपात DB और AE अनुपात EC। ओके, आपको तो समझ में आ गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 2। दी गई आकृति में DE समांतर है किसके, BC के। यदि AD बराबर x है, AD का दे रखा है मान x और DB का मान दे रखा है x-2 और AE का मान दे रखा है कितना, AE दे रखा है x+2 और EC का मान दे रखा है x-1, तो हमें x का मान ज्ञात करना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, और त्रिभुज ABC में क्या है, तो ABC में
DE समांतर है BC के। तो लगाइए क्या, थेल्स प्रमेय से करो समानुपात में विभाजित। तो ABC है, BC समांतर है ED के, तो क्या हो जाएगा AE अनुपात EC बराबर किसके हो जाएगा, AD अनुपात किसके, DB के। मान रखिए क्या क्या मान दे रखा हमें, AE का मान कितना दे रखा है x+2, EC का मान कितना दे रखा है x-1, AD का मान कितना दे रखा है, AD का मान दे रखा है x, और DB का मान दे रखा है x-2। आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, वज गुणा करना है। तो x+2 गुणा x-2, इसका गुणा इससे, इसका इसके, इससे इसके, x-1 इंटू x। ठीक है, देखिए कैसे गुणा करेंगे, इसका लीजिए पहले x को लीजिए, x का गुणा x से x²। ठीक है, फिर कीजिए x का गुणा -2 से, तो कितना -2x। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसका ले लीजिए, 2 का गुणा करना है कैसे, 2 से, तो प्लस के 2x, फिर 2 का गुणा करना है किससे, -2 से -4। ऐसे गुणा कीजिए x का x से x² और -1 से x -x। x² कैंसिल, -2x प्लस 2x ये भी कैंसिल, ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, केवल तो ABC में थेल्स में लगाने थे। ठीक है, इनको अनुपात में, समानुपात में विभाजित करना था। ठीक है, और उनका मान रखना था, और आपको केवल क्या करना था, कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। समलंब चतुर्भुज ABCD आपको दिया हुआ है, इसमें AB समांतर है किसके, DC के, और क्या है इसमें AD और BC पर क्रमशः E और F बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि EF समांतर है किसके, AB के। ठीक है, ये हमें 2 दे रखे हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है कि AE अनुपात ED बराबर किसके, BF अनुपात किसके, CF के, हमें FC के, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसमें बिंदु A को C से इस प्रकार मिलाएंगे कि EF के बिंदु G से होकर गुजरे। ठीक है, हमें इतना इसमें ये करना है ताकि त्रिभुज बन जाए। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। A को C से इस प्रकार मिलाया कि AC EF को EF के बिंदु G से होकर गुजरती है। ये जो रेखा है AC, उसको मैंने A को इस C से मिलाया है, वो EF को इस प्रकार EF के बिंदु G से होकर गुजरती है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि AB समांतर है DC के, और क्या दे रखा है, EF समांतर है किसके, AB के। ये हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये हमें दिया है। ठीक है, AB समांतर किसके, DC के, और AB समांतर EF के। देखिए किसी एक समांतर रेखा के समांतर खींची गई कितनी भी रेखा हो, वो क्या होंगी, सभी आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, तो ये रेखा AB है, इसके समांतर 2 रेखा खींची गई हैं, तो ये भी क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगे। इसलिए तो जो DC है वो किसके समांतर हो जाएगी, EF के समांतर हो जाएगी, क्योंकि एक ही समांतर रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक ही समांतर रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखा क्या होंगे, आपस में समानांतर होती हैं, परस्पर क्या होती है, समांतर होती हैं। तो क्या हो जाएगा, EF समांतर किसके, CD के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADC, तो ADC में लेते हैं। देखिए ADC में क्या है, CD समांतर है किसके, EG के, DC समांतर है किसके, EG के। कैसे,
देखिए सी डी हमने प्रूव कर दिया था किसके समांतर है, ई एफ के, और ई जी किसका पार्ट है, ई एफ का ही पार्ट है। ई जी किसका पार्ट है, ई एफ का, ई एफ समांतर है किसके, सी डी के। तो क्या जाएगा, ये जो डी सी जो ई जी है वो किसके समांतर हो जाएगी, इस डी सी के समांतर हो जाएगी। यहाँ ई जी रेखा ई एफ का ही भाग है। ओके, तो डी सी समांतर ई जी हो गया। तो इसमें क्या लगाएंगे, इस त्रिभुज ए डी सी में लगा दिए आनुपातिक प्रमेय, यानी कि आपकी जो थेल्स प्रमेय उसको लगाना है। तो थेल्स प्रमेय से डी सी समांतर है किसके, ई जी के। तो शेष दो भुजाओं को क्या करेंगे, समानुपात में विभाजित करेंगे। शेष दो होगा कौन सी, ए डी और ई सी को। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ए ई अनुपात डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए जी अनुपात किसके, जी सी के। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब लेते दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए बी सी में क्या हो जाएगा, जी एफ समांतर किसके हो जाएगी, ए बी के। ए बी समांतर किसके, जी एफ के, क्योंकि ए बी किससे समांतर थी, ई एफ के, और जी एफ किसका पार्ट है, इस ई एफ का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें लगाइए, थेल्स प्रमेय में लगाइए इसमें भी, इसलिए क्या हो जाएगा, ए जी अनुपात जी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ अनुपात किसके, एफ सी के। ठीक है, अब देखिए ए जी अनुपात, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से ए जी अनुपात जी सी और ए जी अनुपात जी सी ये किसके बराबर है, ए अनुपात डी के, और ये किसके बराबर है, बी एफ अनुपात एफ सी के। तो ए जी एक दोनों बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ए ई अनुपात डी ई किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ अनुपात एफ सी के। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि ए ई अनुपात ए डी, डी मान लो ई डी ले लो, डी ले लो, बराबर ई एफ अनुपात एफ सी के, बी एफ अनुपात एफ सी। ठीक है, तो आपका प्रूफ हो गया ये, इसको ठीक है, इति सिद्धम। ओके, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी एक समलंब त्रिभुज दिया हुआ था। इसमें क्या दे रखा था, ए बी समांतर किसके, डी सी के, और क्या दे रखा था, ई एफ समांतर किसके, डी सी के। ये हमें दे रखा था, हमें प्रूफ करना था ए ई अनुपात ए डी किसके बराबर होगा, बी एफ अनुपात एफ सी के। तो हमने क्या किया इसमें, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। तो त्रिभुज कैसे प्रकार बनाए, ए को सी को इस प्रकार बनाया कि ई एफ को बिंदु जी पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, फिर इसमें त्रिभुज लिया है ए डी सी। तो ई जी समांतर किसकी होगी, डी सी की होगी। तो क्या करेगी, शेष दो भुजाओं को क्या करेगी, थेल्स प्रमेय से समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ए ई अनुपात ई डी बराबर किसको हो जाएगा, ए जी अनुपात जी सी के। ठीक है, फिर दूसरा त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज ए बी सी, जी एफ किसके समांतर हो जाएगी, ए बी के। ठीक है, तो ए जी अनुपात जी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी एफ अनुपात जी एफ के। इन दोनों समीकरण को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई अनुपात डी बराबर बी एफ अनुपात एफ सी। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल 3 ये सॉल्व हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्रमेय, थेल्स प्रमेय, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आपको क्या सारे क्वेश्चन करने हैं और आपको ध्यान देना है कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है, जो हमारी लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो को फायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।